नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर स्वागत है आपका जीके एक्सप्रेस में। मैं आपका भाई एडवोकेट अजय पूनिया आज फिर लेके आया हूँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट जीके के। और वो क्वेश्चंस जो आप पहले पढ़ भी चुके हैं या भूल चुके हैं, अब आप टैली कीजिए, मिलाइए। क्या आपकी नोटबुक में, क्या आपके नोट्स में, क्या आपके दिमाग में, क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं? कॉपी पेन उठाइए और आ जाइए मेरे साथ। आज संडे का फायदा उठाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैंने लिखा है भौती भाषा। ये भौती भाषा याद रखोगे लद्दाख की है। हाँ जी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को आप 5 अगस्त 2019 को है ना नए केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में शामिल किया गया है। और 31 अक्टूबर जो कल था, 31 अक्टूबर को क्या किया गया है? दोनों को बताइए। ये बिल पास किया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को मान्यता दी गई अलग राज्यों की। तो लद्दाख भौती भाषा को 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर अब तक आप 22 भाषाएं पढ़ते हो। स्टार्टिंग में 2000 याद रखो, स्टार्टिंग में 14 थी। फिर उसके अंदर कितनी जुड़ी वो बताइए मुझे। नमक, नय, मैक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर उसके बाद में डोगरी, संथाली, मैथिली है ना, ये सारी जुड़ी हैं। तो क्या क्वेश्चन आया फर्स्ट आपके सामने? तो 8वीं अनुसूचित संविधान के अंदर किस भाषा को शामिल करने के लिए कहा गया है, प्रस्ताव रखा गया है? भौती भाषा है लद्दाख की। लद्दाख में 2 ही जिले हैं, लेह और कारगिल। और माथुर साहब यहाँ के उपराज्यपाल हैं क्या? बताइए मुझे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैंने लिखा जे.एन. पटेल आयोग। जे.एन. पटेल आयोग आपको याद हो तो महाराष्ट्र के अंदर भीमा कोरेगांव हिंसा हुई थी। भीमा कोरेगांव हिंसा हुई थी और इस हिंसा के पीछे बैकग्राउंड क्या था? जब 1818 में पेशवा और अंग्रेजों का युद्ध हुआ तो आप याद रखोगे तो महार जाति ने क्या किया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। तो यहां पर पेशवा की हार हुई थी। तो यहां पर रखोगे, इसलिए इन दलितों के खिलाफ हिंसा हुई थी। कहां पर? भीमा गांव कोरेगांव हिंसा है ये महाराष्ट्र। और इस हिंसा की जांच करने के लिए एक आयोग गठित किया गया है, जे.एन. पटेल आयोग। भीमा कोरेगांव हिंसा के जांच के लिए है। बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, 1818 की घटना है, पेशवा और अंग्रेजों के समय की, उस वक्त की घटना है, याद रखोगे। तो ये जे.एन. पटेल आयोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखोगे। फिर थर्ड क्वेश्चन है के.टी.एस. तुलसी। मैंने लिखा के.टी.एस. तुलसी। और इन तुलसी साहब की जगह ही रंजन गोगोई को, जो हमारे 46वें मुख्य न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के 46वें थे, और इनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है। राज्यसभा में मनोनीत होने वाले प्रथम न्यायाधीश हैं ये विधि के क्षेत्र से भारत के इतिहास में। तो रंजन गोगोई 46वें थे मुख्य न्यायाधीश। किसकी जगह अपॉइंट हुए राज्यसभा में? के.टी.एस. तुलसी की जगह। और राज्यसभा को आप क्या पढ़ते? एक स्थायी सदन है राज्यसभा, एक स्थायी सदन है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष होता है। और कितने, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, कितने व्यक्ति हर 2 या 3 वर्ष के बाद कितने रिटायर हो जाते हैं, कितने नए आ जाते हैं, इसे चक्कर चलता रहता है राज्यसभा के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन पे हूं, एंटीबॉडी टेस्ट। मैंने ये कोविड के लिए लिखा है, कोविड-19 के लिए, कोरोना के लिए एंटीबॉडी टेस्ट करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान। पढ़ते हो आप, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। और राजस्थान ही प्रथम राज्य था जिसने लॉकडाउन लगाया था। महामारी घोषित किसने किया था? हरियाणा ने किया था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको कोविड के बारे में आप पढ़ते रहिए। एक फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था जब कोविड स्टार्ट हुआ था, तो वीडियो आप चैनल पर जाइए, ढूंढिए, कोविड के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। फिफ्थ क्वेश्चन है महामारी अधिनियम। ये भी कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महामारी अधिनियम 1897, इसके अंदर क्या किया गया? याद रखोगे, कई जगह आपने देखा होगा डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई। डॉक्टर तो यार हमारे दोस्त हैं, पुलिस, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, इन्होंने तो हमारे देश को बचा रखा है कोरोना से। तो याद रखोगे, तो अगर कोई स्वास्थ्य कर्मी के साथ
हिंसा करता है, स्वास्थ्य कर्मी मीन्स डॉक्टर के साथ, उसकी टीम के साथ कोई हिंसा करता है, तो उस स्वास्थ्य कर्मी को अगर कोई छेड़ेगा, तंग करेगा तो 50,000 रुपए जुर्माना और 5 वर्ष की कैद है। अगर कोई गंभीर रूप से घायल करेगा डॉक्टर को तो 7 वर्ष की सजा है और 5 लाख रुपए जुर्माना है। कौन सा अधिनियम है? महामारी अधिनियम 1897 के अंदर। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह किसी भी एग्जाम के लिए। 6 क्वेश्चन है, कृषि परिवहन कॉल सेंटर। हाँ जी, 24 घंटे 24/7 सातों दिन 24 घंटे किसानों की सहायता के लिए कृषि मंत्रालय ने, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री है हमारे, उन्होंने क्या किया? कृषि परिवहन कॉल सेंटर की क्या है स्थापना कर दी फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। फरीदाबाद के अंदर कृषि परिवहन कॉल सेंटर बना दिया गया। आई रिपीट, फरीदाबाद हरियाणा के अंदर इसका सेंटर बनाया गया है किसानों की सहायता के लिए, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री ने। और इसका हेल्पलाइन नंबर है 14488 14488 इसका कॉल हेल्पिंग कॉल नंबर है, आप याद रखोगे। और 1098 कॉल नंबर किसका बताया था मैं? चाइल्ड हेल्पलाइन का। पिछली वीडियो में मैंने बताया था चाइल्ड हेल्पलाइन का 1098, याद रखोगे। तो ये फरीदाबाद हरियाणा से क्वेश्चन आ रहा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि परिवहन कॉल सेंटर की स्थापना फरीदाबाद में की गई है, इसका हेल्पलाइन नंबर आपके पास है। कृषि मंत्रालय आपको याद है, नरेंद्र सिंह तोमर आपको याद है। 7th क्वेश्चन है, किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि की कब शुरुआत की गई थी? किसानों के लिए योजना 24 फरवरी 2019। आपको याद होगा ये क्या था? 2000 रुपए की किस्त आ रही है, 3 बार आएगी, ऐसा कुछ है ना। तो मैंने आगे क्या लिखा? प्रधानमंत्री किसान योजना। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 8.70 करोड़ लाभार्थी हो चुके हैं। भाई आप क्वेश्चन आ जाए, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत कितने किसानों ने लाभ ले लिया है? 8.70 करोड़, याद रखोगे। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा मैंने सजग उपभोक्ता। सजग उपभोक्ता ये विषय है किसका? अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, अंतरराष्ट्रीय कंज्यूमर, वर्ल्ड कंज्यूमर डे, अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का क्या विषय है? सजग उपभोक्ता। और अंतरराष्ट्रीय लिखा वर्ल्ड, तो अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया है? 15 मार्च को। और राष्ट्रीय, भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये राष्ट्रीय है 24 दिसंबर को, ये 15 मार्च को अंतरराष्ट्रीय है, याद रखोगे। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1986, 86 के अंदर। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी 1986 के क्वेश्चन है, ये याद रखोगे। तो उसका अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का क्या है? थीम क्या है? विषय क्या है? सजग उपभोक्ता। याद रखिए आप इस क्वेश्चन को। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर जी 9 पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएम उज्ज्वला योजना। ये आया था ना, गृहिणियों के लिए, महिलाओं के लिए रसोई गैस, एलपीजी, लिक्विड प्यूरिफाइड गैस जो बोलते हो आप, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो बोलते हो आप। अगर एलपीजी में पी की जगह, पेट्रोलियम की जगह प्यूरिफाइड शब्द आ जाए तो भी ठीक है। कभी आप ऑप्शन में पी से पेट्रोलियम ढूंढते रहो। तो एलपीजी गैस वितरण योजना थी, इसने 1 मई ने, याद रखोगे, 1 मई को लागू हुई थी। तो 1 मई 2020 को 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। अभी 10 करोड़ महिलाओं को भारत में उज्ज्वला परियोजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर एलपीजी के बांट दिए गए हैं। और इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया स्थान है उत्तर प्रदेश में, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में बलिया है। 1 मई 2016 को उज्ज्वला परियोजना पूछी जा सकती है अभी कब शुरू की गई मोदी द्वारा, तो ये याद रखोगे। ठीक है जी। फिर जी मैंने क्या लिखा 10 नंबर पे? युक्ति पोर्टल। युक्ति पोर्टल मानव संसाधन मंत्रालय ने, अब क्वेश्चन आ जाएगा, मानव संसाधन मंत्रालय ने कौन से पोर्टल की स्थापना की? युक्ति। तो मैंने फुल फॉर्म लिख दी युक्ति की। वाई से यंग इंडियन, याद रखोगे, कॉम्बैटिंग कोविड-19 विद नॉलेज। फिर क्या लिखा मैंने? टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। युक्ति की फुल फॉर्म भी आपको दे दी गई है। तो ये युवाओं को कोविड के प्रति जागरूक करने के लिए हमारे जो युवा हैं वो इनोवेशन, आविष्कार के द्वारा, तकनीक के द्वारा, नॉलेज के द्वारा क्या करेंगे? कोविड को हराएंगे, कोविड से टक्कर लेंगे, कोरोना से। तो युक्ति पोर्टल मानव संसाधन मंत्रालय। और जब मानव संसाधन मंत्रालय का नाम आता है तो क्या आता है? रमेश कुमार पोखरियाल निशंक
मानव संसाधन मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। उनकी किताब मैंने कौन सी बताई थी? मेरी प्रारंभिक कहानियां। कौन सी बुक लिखी है उन्होंने मानव संसाधन मंत्री ने? मेरी प्रारंभिक कहानियां। याद रखोगे रमेश कुमार पोखरियाल निशंक साहब को याद रखोगे। फिर है जी स्टे होम इंडिया विद बुक, एक अभियान चलाया, स्टे होम घर में रहो इंडिया, भारत घर में रहेगा विद बुक किताबों के साथ। बुक की बात है तो किसने चलाई है? एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट ने कौन सा अभियान चलाया कोविड के दौरान? नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना 1 अगस्त 1952 को हुई थी। नेशनल बुक ट्रस्ट मैं बताता हूं आपको 14 नवंबर जो चाचा नेहरू का जन्मदिन आता है ना, बाल दिवस, 14 नवंबर को एक कोरोना सीरीज भी जारी करेगा बुकों की। कोरोना सीरीज किताबों की जारी करेगा नेशनल बुक ट्रस्ट। याद रखोगे एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक का मेला, एशिया का सबसे बड़ा किताबों का मेला भी एनबीटी लगाता है। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना मैंने 1 अगस्त 1952 को बताई है। तो इन्होंने एक अभियान चलाया था स्टे होम इंडिया विद बुक, याद रखोगे। अच्छा जी, अभी 12th पे हूं। रघुराम गोविंद राजन पूरा नाम है, आरबीआई के भूतपूर्व हमारे गवर्नर थे रघुराम गोविंद राजन है। और इनको आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाशिंगटन में जिसका मुख्यालय है, 169 देश जिसके सदस्य देश है। और जॉर्जिया क्रिस्टीनिया जो है इसकी क्या आईएमएफ की अध्यक्ष है। तो याद रखोगे इनको सलाहकार मंडल में एडवाइजरी कमेटी के अंदर, आईएमएफ की एडवाइजरी कमेटी के अंदर रघुराम गोविंद राजन को क्या है शामिल कर लिया गया है। हमारे आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर हैं। तो ये हो गए आपके 12 क्वेश्चन। 13 पे चलता हूं। क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, ये दोबारा से क्वेश्चन फरीदाबाद का है और उससे पहले फरीदाबाद का क्वेश्चन ये था। देखो यहाँ पे इस तरफ तो फरीदाबाद में कृषि परिवहन कॉल सेंटर की स्थापना की गई है और यहीं पर दूसरा क्वेश्चन फरीदाबाद हरियाणा, फरीदाबाद जिला हरियाणा का याद रखोगे। क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद हरियाणा में शामिल किया गया है यूनेस्को की सहायता से। क्वेश्चन आ सकता है यूनेस्को की सहायता से भारत ने कहां पर अपना प्रथम जैव क्षेत्रीय रीजनल जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र स्थापित किया है? फरीदाबाद हरियाणा में शामिल किया है या स्थापित किया है, सॉरी। तो फिर है जी 14 नंबर पे दीनदयाल समितियों का गठन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम आपने सुना है ना। भाजपा के रोल मॉडल माने जाते हैं, बहुत सारी योजनाएं इनके नाम से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कांडला बंदरगाह, गुजरात के बंदरगाह का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया है। बनारस के अंदर 63 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमा, बनारस जहां से मोदी चुनाव लड़ते हैं वहां पर भी 63 फुट ऊंची दीनदयाल उपाध्याय की कांस्य की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। तो पंडित दीनदयाल समितियां याद रखोगे, ये पंचायत और नगर पालिका जो है मध्य प्रदेश के अंदर पंडित दीनदयाल समितियों का गठन किया गया है। पंचायती क्षेत्र में, जिला परिषद क्षेत्र में, याद रखोगे मध्य प्रदेश के अंदर दीनदयाल समितियां पंचायत और जिला स्तर के ऊपर नगर पालिका क्षेत्रों के अंदर स्थापित की जा रही हैं। याद रखोगे। 15 नंबर क्वेश्चन है राजा रवि वर्मा। और आपने राजा रवि वर्मा पे एक मूवी देखी होगी जिसमें रणदीप हुड्डा साहब ने राजा रवि वर्मा का, रणदीप हुड्डा जिसको तैरती हुई प्रजातियों की नई खोज की जाती है। रणदीप हुड्डा रोहतक से हैं और रणदीप हुड्डा हीरो हैं और बहुत अच्छे अभिनेता हैं। तो राजा रवि वर्मा का एक किरदार भी इन्होंने राजा रवि वर्मा मूवी के अंदर निभाया है। तो राजा रवि वर्मा हमारे बहुत अच्छे पेंटर थे, चित्रकार थे, जैसे एम.एफ. हुसैन साहब थे। एम.एफ. हुसैन, गजगामिनी, माधुरी दीक्षित की बहुत सारी उन्होंने फोटोज बनाई थी, बहुत महंगी महंगी बिकी थी भैया। तो मैंने पिछला भी बता दिया है। तो राजा रवि वर्मा एक चित्रकार हैं और 172वीं जयंती इनकी मनाई गई है 1 मई को। 1 मई को ही उज्ज्वला योजना ने अपना देख लो 10 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। तो 1 मई को आप मजदूर दिवस भी मनाते हो। और 1 मई को मजदूर दिवस क्यों मनाते हो? क्योंकि 1 मई 1886 को अमेरिका में काम के निश्चित घंटों के लिए मजदूरों ने संघर्ष किया था, अपनी जान गंवाई थी। कारखानों के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था 1886 से। याद रखोगे 1886 से अमेरिका से स्टार्ट हुआ है लेबर डे, मजदूर दिवस। याद रखोगे आईएलओ का मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और उसके अंदर क्या है, कौन चुना गया? अभी
हमारा उसकी गवर्निंग बॉडी के अंदर बताइए मुझे, ILO की 35 वर्ष के बाद अपूर्वा चंद्रा को ILO की या गवर्निंग काउंसिल के अंदर अध्यक्ष बनाया गया है। अपूर्वा चंद्रा भारत के हैं, तो मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको। तो राजा रवि वर्मा 172वीं जयंती याद रखेंगे, 1 मई को मनाई गई है। और जैसे ही जयंती आती है 151वीं जयंती आपने किसकी मनाई है, मोहनदास करमचंद गांधी साहब की 151वीं जयंती याद रखोगे। और कीव कहां की राजधानी है, यूक्रेन, वहां पर भी महात्मा गांधी की एक मूर्ति या रोड को स्थापित किया गया है क्या, वो मुझे बताइए आप। फिर 400वीं जयंती गुरु तेग बहादुर की मनाई जाएगी, 400वीं जयंती गुरु तेग बहादुर की मनाई जा रही है। मोदी जी ने एक मीटिंग की है इसके लिए। और 350वीं जयंती आप बंदा बहादुर की मना चुके हो। बंदा बहादुर जो गुरु गोविंद सिंह से प्रभावित होकर इन्होंने अपने आप को बदला था, और बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी लोहागढ़ को मनाया था। याद रखोगे सारे क्वेश्चन, कितनी जयंतियां चली हैं। अब मुझे बताइए 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर साहब की कौन सी जयंती मनाई गई थी। 7 मई को गुरु पूर्णिमा भी थी और महात्मा बुद्ध की भी जयंती थी। तो मुझे आंसर दिए, मैंने बहुत सारे प्रश्न बता दिए हैं आपको। तो आप मुझे क्या कीजिए, यहां से तो उतारिए, और जो मैं बोलता रहता हूं ना उसको सुनिए, वीडियो को स्किप कीजिए, बैक कीजिए, दोबारा चलाइए, कॉपी पेन उठाइए और मेरी रफ्तार से भागने की कोशिश कीजिए। अगर आपको टॉप करना है एग्जाम, अगर आपको विनर बनना है तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है जी, याद रखोगे। पृथ्वी गान यूएनओ में गाया गया था, संयुक्त राष्ट्र के अंदर। पृथ्वी गान 50 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। और गायक कौन है, किसने लिखा ये पृथ्वी गान, अभय कुमार ने लिखा था। और एक बहुत अच्छी सिंगर है भारत की, कविता कृष्णमूर्ति। हमारी जैसे लता मंगेशकर हैं वैसे ही कविता कृष्णमूर्ति है, याद रखोगे आप। तो कविता कृष्णमूर्ति ने पृथ्वी गान गाया है, लिखा है अभय कुमार ने। 50 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है आपके सामने, पृथ्वी गान मैंने बता दिया है। फिर है जी WHO सम्मेलन, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का इसका अब की बार का जो सम्मेलन है वो डिजिटल हुआ था, अब की बार ये ऑनलाइन हुआ था, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुआ था 18 और 19 मई 2020 को। याद रखोगे इसमें एक देश को नहीं बुलाया गया, उसका नाम ताइवान है। ताइवान याद रखेंगे। और 4 साल से, पिछले 4 वर्षों से 2016 से ताइवान को इसके अंदर WHO के अंदर पर्यवेक्षक के रूप में शामिल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि चीन इसका दुश्मन है। ताइवान एक राष्ट्र 2 सिद्धांत नहीं मानता है, चीन की गुलामी को स्वीकार नहीं कर रहा है। याद रखोगे तसाई इंग वेन इसकी राष्ट्रपति बनी है, महिला तसाई इंग वेन इसकी राष्ट्रपति दोबारा बनी है ताइवान की। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, ये याद रखोगे। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट किट पहला, भारत का प्रथम, यहां पे प्रथम लिखो आप, प्रथम स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट किट किसने बनाया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है। वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है, वायरस जनित रोगों का अध्ययन किया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे महाराष्ट्र में है, पुणे महाराष्ट्र में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने भारत का प्रथम स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट किट तैयार किया था कोरोना के लिए, याद रखोगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने फिर बता दिया। 19 नंबर क्वेश्चन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये बहुत नया क्वेश्चन है, कल परसों ही चेंज हुआ है, तो मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया है, इनको याद रखोगे। अब पिछला जो आपने याद कर रखा है मुख्य सूचना आयुक्त कौन था भारत का पहले, उसको काट देना कॉपी में से, शायद आपको नाम आपने लिखवा रखा है, मैंने लिखवा रखा है, कौन था मुझे बताइए। अब उसकी जगह नया भारत का मुख्य सूचना आयुक्त कौन बना दिया गया है, यशवंत कुमार सिन्हा को। और इसके ऊपर लिख लो यूके और श्रीलंका, ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं। श्रीलंका और यूके में ये भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं। वर्तमान में इनकी नियुक्ति मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कर दी गई है। यशवंत कुमार सिन्हा इनका नाम है, याद रखेंगे। फिर आया जी 20 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पबजी पूरी दुनिया खेलती थी, यंग जनरेशन तो सारा दिन पबजी में लगी रहती थी।
पबजी और स्लीपर हिट, पबजी और स्लीपर हिट को बिल्कुल कानूनी तौर पर 30 अक्टूबर से, यानी कि परसों 30 अक्टूबर 2020 से भारत सरकार ने बंद कर दिया है। और इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या बनेगा, भारत ने 100 से ज्यादा जो चीनी ऐप थे ना स्पोर्ट्स के, खेल के और बहुत सारी चीजें, 2 सितंबर 2020 को प्रतिबंध लगाया था। चीन के 100 से ज्यादा ऐप जो भारत ने बंद करने का ऐलान किया था वो 2 सितंबर 2020 को, और पबजी और स्लीपर सेल को 30 अक्टूबर से 2020 से बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और जब ये दो पूछे तो ठीक है, पीछे वाला कौन सा है, ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल था ना खतरनाक गेम, बहुत सारे बच्चों ने हमारे इंडिया में भी सुसाइड कर ली थी, छोटे बच्चों ने, तो डेंजरस था ये एक वीडियो गेम। क्या नाम था, ब्लू व्हेल, व्हेल मछली से याद रखना आप। हो गया क्वेश्चन, पीछे वाला बता दिया मैंने। फिर जी आई राइज, देखो आई राइज एक ये वृत्त चित्र है, एक फिल्म है ये 52 मिनट की। आई राइज एक वृत्त चित्र है, 52 मिनट की है। लेश राम सरिता देवी ये महिला बॉक्सर है, इसके जीवन पर लेश राम सरिता देवी बॉक्सर है, जैसे मेरी कॉम है उसी तरह से सरिता देवी है। और क्या नाम इसका, सरिता देवी के जीवन पर, खेल पर मोटिवेशन के लिए क्या बना है, आई राइज वृत्त चित्र बना है। और इसको पुरस्कार दिया गया है टैगोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, टैगोर इंडियन, टैगोर भारतीय फिल्म महोत्सव, टैगोर भारतीय फिल्म महोत्सव में इसको पुरस्कार दिया गया है। आई राइज वृत्त चित्र एक मूवी है 52 मिनट की, सरिता देवी बॉक्सर है उसके जीवन पर, तो याद रखोगे टैगोर इंडियन फिल्म फेस्टिवल में इसको पुरस्कार दिया गया है। और इससे पहले मणिपुरी फिल्म महोत्सव, मणिपुर के फिल्म महोत्सव में 13वां जो मनाया गया था उसमें भी 2 बार पुरस्कार मिला है आई राइज को। आई राइज सरिता देवी की फिल्म है, बॉक्सिंग के बारे में है, बॉक्सर है ये लड़की सरिता देवी, तो याद रखोगे इसके पुरस्कार। फिर मैंने लिखा डॉक्टर सतीश मिश्रा, डॉक्टर सतीश मिश्रा कहां पर है, कहां के हैं, लखनऊ के, लखनऊ के जो प्रतिरक्षा जो प्रतिरक्षा विज्ञान के अंदर मलेरिया परजीवी प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, मलेरिया का कारक प्लाज्मोडियम जीवाणु है जो हमारे ब्लड में जाकर हमारी आरबीसी को खाना स्टार्ट कर देता है। तो मलेरिया के परजीवी याद रखोगे प्लाज्मोडियम को, उसके जीवन चक्र पर अध्ययन किया डॉक्टर सतीश मिश्रा ने। लखनऊ के वैज्ञानिक हैं, लखनऊ में तैनात हैं, और इनको डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार, बिल्कुल नया क्वेश्चन, सतीश मिश्रा डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार। मलेरिया परजीवी कौन है, प्लाज्मोडियम, उसके जीवन चक्र का अध्ययन करने के लिए लखनऊ के वैज्ञानिक है और वहीं पर इनकी पोस्टिंग भी है। लखनऊ के अंदर क्या किया गया, लखनऊ के अंदर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, विशेष सुरक्षा दल स्थापित किया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने, और उसका हेड ऑफिस कहां बनाया है, लखनऊ में बनाया है। स्पेशल सिक्योरिटी एफ फोर्स, SSF लखनऊ हेडक्वार्टर है, योगी जी ने इसको बना दिया है। याद रखिए इस क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन बता रहा हूं भाई। जूनो ने क्या किया, बृहस्पति ग्रह, यहां पे लिख लो नासा की बृहस्पति ग्रह की रंगीन फोटो खींच के भेजी है। जूनो जो है ना वो नासा का एक क्या है, यान है। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, अमेरिका की स्पेस एजेंसी, अंतरिक्ष एजेंसी है। तो नासा जूनो यान बृहस्पति की परिक्रमा कर रहा है। पहली बार बृहस्पति के ऊपर रंगीन जो बारिश हुई है, जो आपको पता है वहां का तो एटमॉस्फेयर अलग ही है, तो रंगीन फोटो खींच के भेजी हैं। तो जूनो बृहस्पति ग्रह की रंगीन तस्वीर, नासा याद रखोगे आप। जैसे ही नासा आता है, नासा के साथ क्या याद आएगा, नोकिया, नासा नोकिया 4G चंद्रमा, याद आया क्वेश्चन, सोचना क्या बताया मैंने। फिर क्या लिखा मैंने, 24 नंबर क्वेश्चन है प्राइड स्टेशन जो ट्रांसजेंडर है, जो किन्नर है, जो हिंजड़े हैं ना, वो भी समाज का एक अंग है। तो नोएडा के अंदर जो स्टेशन 50 है ना, सेक्शन 50 का जो मेट्रो स्टेशन है ना, मेट्रो स्टेशन का नाम ट्रांसजेंडरों के सम्मान के लिए नोएडा मेट्रो ने प्राइड स्टेशन रख दिया है। नोएडा
उत्तर प्रदेश। याद रखोगे ट्रांसजेंडरों के सम्मान के लिए क्या क्या किया है, जो सेक्शन 50 है ना, स्टेशन 50 नंबर जो है उसका नाम प्राइड स्टेशन, प्राइड में होता है गर्व, प्राइड स्टेशन रख दिया है नोएडा ने। याद रखोगे। 25 नंबर क्वेश्चन पे हूं, मैंने लिखा योगेश त्यागी। योगेश त्यागी वाइस चांसलर हैं, उप कुलपति हैं, मैंने लिखा डीयू दिल्ली विश्वविद्यालय के योगेश त्यागी वाइस चांसलर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने निलंबित कर दिया है, हटा दिया है। योगेश त्यागी कहां के वाइस चांसलर हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी के। किसने हटाया? रामनाथ कोविंद ने इनको निलंबित कर दिया है। याद रखोगे। और इसी के साथ मैंने क्वेश्चन लिख दिया जामिया मिलिया, दिल्ली के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है और एक जामिया मिलिया विश्वविद्यालय भी है। तो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी। आप याद रखोगे तो 29 अक्टूबर यानी कि आज से 3 दिन पहले 29 अक्टूबर 2020 को इस विश्वविद्यालय ने अपने 100 वर्ष पूरे कर दिए हैं निर्माण के। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, याद रखोगे, सर सैयद अहमद खान मुस्लिम जागरूक पैदा करने, मुस्लिमों में जागरूकता पैदा करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, उनको उनके अंदर से संकीर्ण मानसिकता हटाने के लिए सर सैयद अहमद खान का नाम लिया जाता है। तो इसके निर्माण में उनका विशेष योगदान था। तो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय ने 29 अक्टूबर 2020 को 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं अपने निर्माण के। याद रखोगे। तो ये था आपका 25 नंबर, दोनों दिल्ली के हो गए। फिर मैंने क्या लिखा? जेटा। जेटा क्या है? हरिकेन है। हरिकेन यानी कि चक्रवात है। तो जेटा नाम का चक्रवात कहां पर आया है? मैक्सिको। जेटा, जेटा, जेटा हरिकेन मैक्सिको में आया है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। आप याद रखोगे चांदी का उत्पादक देश है मैक्सिको, ये भी याद होना चाहिए आपको। तो ये क्वेश्चन हो गया जेटा, याद रखोगे। फिर अजी 27 नंबर पे है अल्फा कोंडे। मैंने क्या लिखा? अल्फा कोंडे। ये अल्फा कोंडे कहां की राष्ट्रपति, कहां का राष्ट्रपति बना है? गिनी। अल्फा कोंडे गिनी देश का नया राष्ट्रपति का नाम है अल्फा कोंडे। आपको नजर आ रहा होगा। और जब गिनी का नाम आता है ना तो मुझे कौन याद आता है? गिनी, गाम्बिया और बेनिन। बेनिन है क्या? ये 3 देश हैं। तो इन 3 देशों की यात्रा पे गए थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। मैंने क्यों याद दिलवाया? क्योंकि गिनी का अभी तो बना है अल्फा कोंडे नया राष्ट्रपति, लेकिन याद रखोगे गिनी राष्ट्र ने, और इन देशों की यात्रा पे जाने वाले पश्चिमी अफ्रीका के देश है ये, बेनिन, गिनी और गाम्बिया, पश्चिमी अफ्रीका के। भारत के प्रथम राष्ट्राध्यक्ष थे जो पश्चिमी अफ्रीका के इन 3 देशों की यात्रा पे जाने वाले प्रथम राष्ट्राध्यक्ष भारत के। आज तक इन देशों की किसी यात्रा हमारे राष्ट्राध्यक्ष ने, किसी राष्ट्रपति ने की नहीं थी। तो गिनी की सरकार ने खुश होकर रामनाथ कोविंद को गिनी देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट गिनी देश का सर्वोच्च सम्मान रामनाथ कोविंद को दिया गया था। और गिनी पश्चिमी अफ्रीकी एक देश है और 17 करोड़ डॉलर के लगभग का वहां पर हमने कृषि के क्षेत्र में, आतंकवाद के क्षेत्र में, शांति स्थापना के लिए हमने वहां पर उनको योगदान दिया है। तो याद रखिए गिनी देश इंपॉर्टेंट है। और यहां पर गिनी के अल्फा कोंडे जी नए राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन मैंने पीछे वाला क्वेश्चन बताया आपको, गिनी का सर्वोच्च सम्मान भी हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिया गया था जब वो वहां पर यात्रा पर गए थे। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी। मैंने क्या लिखा? 28 नंबर पे हूं मैं। 6th ब्रिक्स संसदीय मंच, यानी कि जो संसद के राष्ट्र अध्यक्ष है ना, संसद यानी कि हमारे लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है ना। ओम बिरला कोटा से। हाँ जी। तो ब्रिक्स के अंदर ब्राजील भी है, आर से रूस भी है ना, आई से इंडिया भी है, सी से चाइना भी है, एस से साउथ अफ्रीका भी है। तो ब्रिक्स देशों का जो समूह है ना, इनके जो संसद के अध्यक्ष होते हैं ना, इनका 6ठा सम्मेलन की मेजबानी, अध्यक्षता किसने की है? रूस। ब्रिक्स देशों के संसदीय मंच की ब्रिक्स देशों का 6ठा संसदीय मंच है। इसकी अध्यक्षता कौन से देश ने की है? रूस ने की है। याद रखोगे। और हमारे कौन शामिल हुए इसमें? ओम बिरला जी, हमारे लोकसभा अध्यक्ष। याद रखोगे। और मैंने ब्रिक्स के बारे में आपको बता भी दिया। फिर है जी, मैंने क्या लिखा? गुजरात हाई कोर्ट, जो गुजरात का उच्च न्यायालय है ना, उसने पहली बार
भारत के अंदर प्रथम बार YouTube पर मामले की सुनवाई, YouTube पर मामले की सुनवाई करने वाला प्रथम राज्य भारत का कौन है? गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट ने प्रथम बार YouTube पर, हम तो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वो अपने मामले की कोर्ट की सुनवाई कर रहा है। गुजरात हाई कोर्ट प्रथम है YouTube पर, याद रखोगे। फिर जी द फिक्सर, 30 नंबर क्वेश्चन है द फिक्सर, किताब है जी सुमन दुबे की। द फिक्सर किताब लिखी है सुमन दुबे जी ने, द फिक्सर सुमन दुबे। और अभी इस किताब के साथ मैंने क्या याद किया पीछे, अभी ऐसे रिपीट किया करो आप भी, क्या था? फाइंडिंग द गैप्स। फाइंडिंग द गैप्स किसकी थी? साइमन टाफेल, अंपायर हैं, क्रिकेट की दुनिया के बहुत मशहूर व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे अंपायर हैं, अच्छे निर्णय देते हैं। साइमन टाफेल ने कौन सी लिखी है? फाइंडिंग द गैप्स, याद रखोगे। और मेरी प्रारंभिक कहानियां मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पे ये मानव संसाधन मंत्री कौन है हमारे, बता सकते हो? रमेश कुमार पोखरियाल निशंक की बुक है मेरी प्रारंभिक, याद रखो, बताओ, मेरी प्रारंभिक कहानियां। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन में मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। एक पल भी आप खाली ना बैठे, हिम्मत रखें, मेहनत करें और अपनी आलोचनाओं को स्वीकार करें। कोई भी, याद रखिए, जीवन में और संसार में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है। निरंतर अपनी कमियों को दूर कीजिए, अपने आप को परिष्कृत कीजिए, अपने आप को प्योर बनाइए, अपने आप को इंटेलिजेंट। और वो आप सिर्फ किसी की आलोचना करके नहीं, खुद मेहनत करके, खुद का आत्म विश्लेषण करके ही आप अपने आप को बहुत अच्छा इंसान बना सकते हैं। गलतियां सबसे होती हैं दोस्तों, जब जागो, मैं फिर कहता हूं तब सवेरा है। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन यहां तो ये बिल्कुल करंट दे दिया, याद रखोगे, इसको यहां से 19 से लेके 30 तक, लेकिन ये पीछे वाले 8, 10, 15 क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं आपको, ईश्वर आपको जल्दी ही कामयाबी नसीब करे। जय हिंद। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरा तो यही एक संदेश है, मेहनत जिंदाबाद।